हेलो एवरीवन। 10 मार्च के न्यूज़ न्यूज़ टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहाँ से वो रिलेटेड है। कहाँ पे आप उस टॉपिक का जो मुख्य जो टॉपिक है उसका कहाँ उपयोग कर सकते हो। आज सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है व्यवसाय करने की सुगमता के लिए डिजिटल ब्लूप्रिंट। अब इसमें समझना है आपको कि ये जो टॉपिक में आपको कंटेंट में एनालिसिस कम और विभिन्न एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे। ये एग्जाम्पल्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स आप में आपको शामिल करना है, मार्क्स इससे आपको बढ़ेगा। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पर्यावरणीय मंजूरी में देरी को रोकने के लिए नए निकाय का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। ये भी आपको प्रीलिम्स नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट में आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पढ़ते हो टॉपिक, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज का एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत में केयर इकोनॉमी है। सुन तो रहे हैं अब, जिसे इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी में तो आएगा ही ये टॉपिक बड़ा इंटरलिंकिंग है। सोसाइटी में महिलाओं के संदर्भ में बड़ा, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल जस्टिस में सुवेद समूह एक टॉपिक है, वहाँ भी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के रोजगार, महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी में तो इंपॉर्टेंट है ही। ये प्योर मेंस का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं तो इसको बोलूंगा 5 स्टार, इसके नोट्स बना लेना। उसके बाद नीति आयोग की प्राकृतिक कृषि पर रिपोर्ट आई है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक कृषि नेचुरल फार्मिंग कैसे जैविक कृषि से अलग है, वो भी इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है। यही नहीं, प्राकृतिक कृषि में विभिन्न प्रकार के आप तरीके अपनाते हो, उसके विभिन्न घटक हैं और उसके कुछ टेक्निकल वर्ड है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ संक्षिप्तियाँ हैं। आज नया कोई स्थल में नया देश हम लोग पढ़ेंगे, मलावी, जो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर है ना, एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको भी देखेंगे और कुछ संक्षिप्तियाँ तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बड़े पहले टॉपिक से। चलिए हम लोग जो बड़े टॉपिक हैं उस पर आते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है, भारत में व्यवसाय करने में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल ब्लूप्रिंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में कितना सुगमता आए, ब्यूरोक्रेटिक हडल दूर हो, उसके लिए जो उसका ई गवर्नेंस से जोड़ा गया है, डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि व्यापार करने में सुगमता हो सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में आपको जो विभिन्न ये आएंगे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो आपके नोट्स में शामिल होना चाहिए। यहाँ से आप उसको कॉपी कीजिएगा, नोट्स में शामिल कीजिएगा और उसको मेंस में आपके वैल्यू एडिशन में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो ऐसे पहल हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि फलाना पोर्टल किससे संबंधित है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, प्रमुख डिजिटल पहल क्या क्या हुआ है। व्यवसाय पंजीकरण और विनियमन के संबंध में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्टल है, MCA 21 वर्जन। MCA 21 ये क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो फाइल आता है उसका स्क्रूटनी करता है ऑनलाइन। जो डिसीजन होता है ई निर्णय, वो डिसीजन ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन बिजनेस हाउस को बता दिया जाता है। इसके लिए एंड टू एंड रजिस्ट्री सेवाओं के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म है MCA 21। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में शामिल होना चाहिए। उसी प्रकार से आगे एग्जांपल है स्पाइस प्लस फॉर्म। ये 10 महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं हैं, 10 आवश्यक प्रक्रियाएं, उनको एकीकृत करता है। जैसे DIN, PAN, TAN, GSTIN, इनके लिए एकल वेब फॉर्म बनाता है, मतलब एकीकृत करता है सारे ये सब प्रक्रियाओं को। MSME सेक्टर में जो पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल बनाया गया है, ये अनुपालन बोझ को कम करता है। बिजनेस
रिफॉर्म्स एक्शन प्लान इसमें शामिल है। तो अगर आपको सीधे आपको बस ये ध्यान रखना है कि एमएसएमई सेक्टर के पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल जरा देखें क्या है और एग्जाम्पल, तो निकासी और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए देखिए परिवेश, एक एआई और जीआईएस आधारित लैंड बैंक का ये उपयोग करके सुव्यवस्थित पर्यावरणीय एवं वन मंजूरी, मतलब जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसको ऑटोमेट करने के लिए एआई प्लेटफॉर्म की तरह परिवेश काम करता है। तो कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी फैक्ट्री लगाना है, आपको एआई मंजूरी, आपको इन्वायरमेंटल मंजूरी चाहिए, पर्यावरणीय मंजूरी चाहिए, तो परिवेश पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे। एआई और जीआईएस आधारित ये प्लेटफॉर्म है। ई ग्राम स्वराज, ये विकास निधि के उपयोग का ट्रैकिंग करने के लिए कि जो ग्राम पंचायत के उत्थान के लिए जो फंड आ रहा है, वहाँ विकास के लिए जो फंड आ रहा है उसका ट्रैकिंग करता है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली 32 केंद्रीय विभागों और राज्यों में अनुमोदन प्रणाली के लिए एकल खिड़की प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ही जगह सारा आप आवेदन करोगे और वहीं से सारा, आपको अलग अलग दफ्तर में दौड़ना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जगह जाके अनुमोदन नहीं लेना पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे अनुमोदन आपको मिल जाएंगे। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। इसके अलावा जो टैक्स के संबंध में जीएसटीएन और ई वे बिल, जब से जीएसटी आया तो इसको पूरा ई गवर्नेंस के डिजिटलीकरण करके ई गवर्नेंस के हेल्प से इसका काफ़ी ऑटोमेशन किया है। जो 102 लाख करोड़ के भुगतान को इससे के तहत संचालित किया गया है और ई वे बिलों में 21% तक की वृद्धि देखी गई है। उसके अलावा ट्रेड्स, जो एमएसएमई सेक्टर में जो नकदी प्रवाह है उसको सुविधा देने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है आपके मेंस के नोट्स में शामिल होना चाहिए। दूसरी बात कि प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपका कि ट्रेड्स किससे संबंधित है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है परिवेश डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। प्रीलिम्स में और पूछा जा सकता है आपसे कि MCA 21 वर्जन 3 किससे संबंधित है, स्पाइस फॉर्म किससे संबंधित है। तो इस तरह के चीज आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मुख्य रूप से ये मेंस का टॉपिक है जिसमें आप अपने आंसर में ये सब एग्जाम्पल डाल के ई गवर्नेंस में, है ना, आप यूज कर सकते हो। जीएस पेपर 2 में भी यूज हो जाएगा गवर्नेंस, जहां ई गवर्नेंस पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में, और दूसरा तो आपको इकोनॉमी में तो यूज होगा ही। अच्छा, अभी और भी है, माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स और बाजार पहुंच के संदर्भ में पीएम गतिशक्ति NMP, इसमें लॉजिस्टिक लागत को कम करने और अंतिम मिल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए ये डेटा का उपयोग करता है। उसी प्रकार से ULIP, ये वास्तविक समय में कार्गो ट्रैकिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म है। इसी प्रकार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस है, जैसे UPI है, आधार है, तो सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब देखिएगा, अब जो यूनिफाइड इंटरफेस जो APIs हैं वो सेतु का काम करता है और डेटा का जो ट्रांजैक्शन का निर्बाध प्रवाह रहता है। GSTN और UPI में बड़े पैमाने पर आपको UPI बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे, UPI के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ भुगतान ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं, अमाउंट में नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में। तो ये सब आपको बड़ा हेल्प किया है बिजनेस को ग्रो करने में, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब एक डेटा देख लीजिए कि जो एकल खिड़की प्रणाली है उससे 8 लाख से अधिक अनुमोदन दिए गए हैं। MCA 21 के तहत लगभग 4.25 करोड़ का आपको फाइलिंग दर्ज की गई है। उद्यम पोर्टल जो MSME सेक्टर के संदर्भ में था, 7.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण ये की गई है और ये जो 34 करोड़ रोजगार को समर्थन करता है। GSTN प्लेटफॉर्म पे देखिए 103 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान प्रोसेस किया गया है। उसी प्रकार से
4 लाख करोड़ से अधिक का मूल्य का ऑर्डर, 60 लाख से अधिक ऑर्डर वॉल्यूम्स जीईएम पोर्टल के माध्यम से संचालित किए गए हैं। तो ये डेटा भी आप ये प्रीलिम्स में डेटा नहीं पूछेगा, मेंस में अपने आंसर को समर्थित करने के लिए ये डेटा का उपयोग आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। पर्यावरणीय अभी क्या है कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। अब पर्यावरणीय मंजूरी जो लेना है उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाता है। अब बहुत बार क्या होता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में इतना देरी हो जाती है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसलिए सरकार उस चीज़ को देख रही है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रुके हुए हैं, सरकार के जो इन्वेस्टमेंट बड़ी तीव्र गति से अनुमोदन देना है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रुके हुए हैं। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए सरकार बोल रही है कि मैं 2 नए निकाय का गठन करूँगा। उसके लिए प्रस्ताव आया है। वो 2 नए निकाय कौन कौन हैं? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर अस्थायी प्राधिकरण, जिसको SAEIA कहते हैं, और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर अस्थायी समिति। ये 2 प्लेटफॉर्म, ये 2 निकाय सरकार गठन करने का प्रस्ताव जारी की है। अब ये क्यों, देखिए आवश्यकता है इस चीज़ का, कहाँ से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का कॉन्सेप्ट आया है? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, उसके तहत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है अधिसूचना 2006 जारी किया गया। उसी में बोला गया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लगभग सभी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको ग्रुप ए में रखा जाता है, आगे देखेंगे, उसको केंद्र सरकार करती है इम्पैक्ट असेसमेंट, उसकी निकाय निगरानी करती है। लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स राज्य सरकार को करना पड़ता है, राज्य सरकार के बॉडी निकाय को करना पड़ता है, वहीं पे देरी होता है। तो ये जो राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण है, उसमें बड़ा देरी होता है। इसी चीज़ को देखते हुए सरकार कह रही है कि जहाँ पे देरी होगा वहाँ उस प्रोजेक्ट का EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अब केंद्र सरकार अपने हाथों में लेगी। इन विभिन्न जो 2 संस्था है, निकाय है जो प्रस्तावित है, उसके माध्यम से करेगी। ये जो एक संस्था है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर अस्थायी प्राधिकरण, अगर राज्य सरकार का जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण है काम नहीं करेगा, कार्यशील नहीं होगा, तो उसके काम किसको आ जाएंगे? SAEIA को आ जाएंगे, जो केंद्रीय प्राधिकरण बनेगा। यदि ये राज्य सरकार का जो प्राधिकरण है सही समय पे काम नहीं करेगा, एक तो है कि भाई वो प्राधिकरण काम ही नहीं कर रहा, एक है सही समय पे काम नहीं करेगा, तो परिवेश पोर्टल के माध्यम से स्वयं इसके पास आ जाएगा, सीधे इसके पास आ जाएगा। तो उसके कारण से अब जो केंद्र सरकार अपने हाथों में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लेना चाह रही है, खासकर वो प्रोजेक्ट जिसमें डिले हो रहा है। केंद्र सरकार जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर अस्थायी समिति, ये केंद्र सरकार इस समिति को बनाएगी, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग अलग बनाएगी। इसका काम होगा कि राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अगर काम ना करे तो उसके काम को निर्वहन करना। तो केंद्र सरकार का काफ़ी फोकस है कि पर्यावरण के कारण डिले नहीं होना चाहिए। अब जरा समझेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्या है। मैंने आपको बताना भूल गया, इन्वायरमेंट में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल पूछना टफ है उस निकाय के बारे में, लेकिन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो 2 संस्थान है वहाँ पे आप लिख देंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं, इन जनरल। तो अब जरा समझेंगे कॉन्सेप्ट कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है। कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई डैम बनाना है मान लीजिए, अब उस डैम के कारण उस पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको आकलित किया जाता है। क्या वहाँ की जैव विविधता का क्षरण होगा,
वहाँ रह रहे लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, जल की गुणवत्ता पे क्या इम्पैक्ट होगा, भूमिगत जल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो जंगल कितने काटने पड़ेंगे और क्या समाधान होना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक निर्णय लेने का एक उपकरण है जो किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्वानुमान किया जाता है। याद रखिए, प्रोजेक्ट लगने के पहले वो आकलन किया जाता है। इसमें आर्थिक और पर्यावरणीय लागत दोनों को कैलकुलेट किया जाता है और देखा जाता है कि दोनों के बीच में संतुलन स्थापित हो सके, ताकि जो हमारा जो विकास है उसमें कार्बन फुटप्रिंट कम हो, हमारा जो विकास मॉडल है वो सतत हो, हमारा जो विकास मॉडल है वो पर्यावरणीय अनुकूल हो। इसीलिए ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। EIA के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको दो श्रेणी में बांटा जाता है। एक श्रेणी ए है, इसमें जो पर्यावरण मंत्रालय के पास वो प्रोजेक्ट जाता है वही इसको मंजूरी देता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें भी जो राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब पर्यावरण मंत्रालय के पास चला जाता है। इसके अलावा श्रेणी बी में राज्य सरकार के पास जाता है, वहाँ भी दो डिवीजन किया जाता है, B1 और B2 में। ये सब अंदर जाके जानने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन ये समझना है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट हैं, वो केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय के पास जाता है और बहुत सारे राज्य सरकार के पास जाता है। ये जो दो निकाय हम लोग पढ़ रहे थे वही B1 और B2 के लिए है, क्योंकि यही राज्य सरकार में डिले हो रहा है। इसी को सरकार गति प्रदान करना चाह रही है, ताकि जो कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है उसका पैसा ना फंसे, उसको जल्दी मालूम चल जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। EIA प्रक्रिया के चरण, उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है जिसमें परियोजना की प्रारंभिक जांच की जाती है। उसके बाद मूल्यांकन का जो स्कोपिंग होता है, जिसमें मूल्यांकन के दायरों का निर्धारण होता है कि पहले तो परियोजना का प्रारंभिक जांच हुआ, उसके बाद किस किस डायमेंशन से हमें मूल्यांकन करना है, पर्यावरणीय में किस किस डायमेंशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई वहाँ के लोकल जनजाति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भूमिगत जल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी डायमेंशन का ये निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जनता की राय और सुझाव ली जाती है और अंतिम पर्यावरणीय मूल्यांकन करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट स्टेज हैं। तो इन जनरल आप यूपीएससी की तैयारी में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो आप वैल्यू एडिशन, इस दो जो नए निकाय सरकार प्रस्ताव की है, अभी तक बना नहीं है, उसको आप उल्लेखित कर सकते हो, अपने आंसर में शामिल कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। नीति आयोग प्राकृतिक कृषि पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक खेती क्या है, जैविक खेती से किस मामले में अलग है, प्रीलिम्स से पूछते हैं ऐसे सवाल। दूसरी बात कि प्राकृतिक खेती में भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रीलिम्स का टॉपिक है। मेंस में थोड़े मोरे पॉइंट्स आएंगे जो आप इन जनरल लिख सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रीलिम्स का टॉपिक है। तो जरा देखें, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें प्राकृतिक खेती पे चर्चा की गई है। उसमें प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण टूलकिट और सर्वोत्तम अभ्यास मार्गदर्शिका नाम से एक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। जरा समझेंगे कि प्राकृतिक कृषि क्या है। प्राकृतिक कृषि समझ जाइए कि इसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं डालना पड़ता है। इसमें कृषि को, पेड़ पौधे को और साथ में जो मवेशी हैं, पशु हैं, सबको एकीकृत दृष्टिकोण से एक साथ देखा जाता है। जो पशु, पेड़ पौधे से जो इनपुट मिलता है वो कृषि में उपयोग किया जाता है और कृषि के संसाधन को ये पशुपालन में उपयोग किया जाता है। तो इनपुट लागत बहुत कम हो जाता है। दूसरी तो बाहर से आप ध्यान रखिएगा, जब आगे हम लोग देखेंगे तो पहले एक बार देख लें इसको कि यह रसायन मुक्त पशुधन आधारित खेती प्रणाली है जो पारिस्थितिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें फसल, वृक्ष और जानवर को एकीकृत करती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें खेत में और आसपास होने वाली प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं
उस पर निर्भर रहा जाता है और कोई भी बाहरी रासायनिक इनपुट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कोई आपको खाद नहीं डालना है बाहर से, कोई भी आपको बाहर से कीटनाशक नहीं डालना है। जो आपके आसपास जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि पशुपालन से गोबर मिलता है, पशु के मूत्र मिलते हैं, उन सब का उपयोग किया जाता है। जो फसल है वो सूख गया है, मतलब कटाई हो गया है, उसके बाद उसका डंठल मिला है, उस डंठल को फिर से खेती में यूज करते हैं मल्चिंग के लिए। आगे देखेंगे वो भी टर्म। तो इन सब का, तो आप बोलोगे सर ये जैविक खेती से कैसे डिफरेंट है? याद रखिए, जैविक खेती में बाहर के जैविक खाद, बाहर के जैविक कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो वहां इनपुट लागत इतना कम नहीं है। तो यह ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है, क्योंकि जैविक खेती में बाहरी रूप से प्राप्त प्रमाणित जैविक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक कृषि में कोई भी बाहरी इनपुट नहीं लिया जाता है, इसीलिए कॉस्ट काफी कम हो जाता है। प्राकृतिक खेती में, कृषि में घटक क्या 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 उसमें शामिल होते हैं? तो एक होता है बीजामृत। पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि बीजामृत क्या है। तो इसमें बीज की बुआई के पहले उसको गाय के गोबर, मूत्र और चूने का उपयोग करके उसका उपचार किया जाता है, ताकि जो मृदा में जो रोग हैं वो रोग, मृदा जनित रोग बीज में ना लगे। दूसरा है वापसा। इस प्रक्रिया में जो हमारी मृदा है उसका एरिनेशन, उसका वातन होता है, ताकि जो वायु की आवाजाही बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो जलवाष्प का संघनन का सुधार हो। मतलब उसमें जितना वायु मृदा में जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा उसमें भविष्य में फसल होगा। ये मृदा में नमी और वायु के संतुलन को बनाए रखता है। प्राकृतिक खेती में और क्या उपयोग किया जाता है? जैसे मल्चिंग। प्रीलिम्स में सवाल भी पूछ चुका है आपसे 2015 या 14 में, मल्चिंग क्या है? तो जो खेत है, इस खेत में आप क्या करते हो कि जो बायोमास है, पुआल है, फसल अवशेष है, इन सब से इसको ढक देते हो खेत को, और उसके बाद बुआई करते हो। इससे क्या होता है कि जैसे खेत में जो नमी है वो नमी जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस खेत में जो मल्चिंग किए हैं, जो सूखे हुए आपके फसल उत्पाद हैं या पुआल को डाले हैं, वो भी खेत की जो उर्वरकता को बढ़ाता है। यही नहीं कि जो मृदा का जो आपका बहुत सारे ऐसे अच्छे जीवाणु या फिर ऐसे कीट होते हैं जो बहुत अधिक तापमान से या बहुत अधिक ठंडक से मर जाते हैं, वो भी बच जाते हैं। तो आपके खेत की जो मृदा है उसको बचा के रखता है। तो ये सूक्ष्म जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट तैयार करता है, क्योंकि आपने पूरे खेत को किससे ढक दिया? जो पुआल से ढक दिया या फिर फसल अवशेष से ढक दिया। ये यही नहीं, खरपतवार को भी कम करता है, क्योंकि खरपतवार को निकलने के लिए धूप नहीं मिलता है ना। तो ये बड़ा ऐसा भी होता है कि फसल बुआई करने के बाद उसके बाद मल्चिंग किया जाए, या पहले मल्चिंग किया जाए उसके बाद पौधा रोप दिया जाए। ठीक है, तो मल्चिंग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जीवामृत। इस प्रक्रिया में गाय के गोबर, दालों के आटे, गुड़ के घोल का उपयोग करके मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है। ये सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ा देती है। उसके अलावा पौध संरक्षण, इसमें जैविक कीटनाशक का उपयोग, छिड़काव किया जाता है। ये जैविक कीटनाशक वही जो आसपास जो आपके प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि नीम है, गांव में नीम है तो उसके पत्तों का जैविक कीटनाशक के रूप में बना लिया जाता है, उसका छिड़काव किया जा सकता है। बाहर से नहीं खरीदना, प्राकृतिक कृषि में बाहर से आप लेके नहीं आते हो। ठीक है, तो इसका लाभ क्या है प्राकृतिक कृषि का? तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो कोई भी बिजनेस आदमी करता है तो लागत और उसका लाभ देखता है। लागत में जो इनपुट कॉस्ट है, नॉर्मल जो आप रसायन, जो अभी आधुनिक कृषि करेंगे, इसमें सबसे बड़ी समस्या है इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसान को बड़ा हानि हो रहा है। हमें इनपुट कॉस्ट घटाना है। तो कई मामलों में देखा गया है कि 20 से 55% इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है। यही नहीं, यह
पारंपरिक एकल जो फसल है उसकी तुलना में जो निवल आय है, नेट प्रॉफिट है, 20 से 40% बढ़ा देता है। उसका मुख्य कारण है इनपुट कॉस्ट। कोई कीटनाशक का कॉस्ट नहीं है, कोई बाहर के बीज का कॉस्ट नहीं है, कोई बाहर के उर्वरक का कॉस्ट नहीं है, तो ओवरऑल लाभ बढ़ा देता है। यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 55 से 85% कम करता है। आपको पता है कि नहीं, कृषि भी एक बहुत बड़ा ये साधन है जिसके ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, तो उसको कम करता है। और ये जल और बिजली में 50 से 60% की बचत करता है, क्योंकि नमी आप बचा के रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं है। मृदा स्वास्थ्य को अनुकूल बना और मजबूत करता है। मृदा जैविक कार्बन को 45% तक बढ़ाता है, और जो मृदा में लाभकारी सूक्ष्मजीव है उनको बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हर खाने में केमिकल आ गए हैं, जिस कारण से स्वास्थ्य पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो। तो इसको समाप्त करता है। यह किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। उसके अलावा जो पशुधन है, जो आप पशुपालन कर रहे हैं, उसको भी एकीकृत किया जा रहा है। तो पशुपालन बहुत जगह बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन उसके गोबर, उसके मूत्र का उपयोग आप इसमें कर रहे हैं, तो इसको एकीकृत करने से पशुपालन प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एंगल है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको यूरोपीय देश जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, वो अमेरिका, इन सब देशों में जहाँ पे बड़े कठोर मानक हैं इंपोर्ट के, खासकर खाद्य पदार्थों के, तो वहाँ अगर आपको बाजार पे कब्जा करना है, अच्छा निर्यात करना है, तो जैविक कृषि या प्राकृतिक कृषि के जो उत्पाद हैं वो इंपोर्ट करना ज़्यादा आसान है। क्योंकि वो सब अब देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पे के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं, और इसलिए जो इंपोर्ट कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केमिकल तो नहीं है। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा आसान है उन सब देशों में। तो आपका निर्यात भी बढ़ेगा, किसानों को लाभ भी मिलेगा। सरकार ने क्या इसके लिए कोई पहल किया है? बिल्कुल, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन शुरू किया गया है। लगभग 2,500 करोड़ का ये पहल है, जिसमें 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने पर सहमत किया गया है, और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स की स्थापना की गई है, ताकि किसान प्राकृतिक कृषि की तरफ लौटें। इसके अलावा पीएम प्रणाम शुरू किया गया है, सतत शुरू किया गया है। तो ये सब, ये गोबर धन शुरू किया गया है। तो ये सब जो टर्म है ये भी आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब बड़े टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है आज का, प्रधानमंत्री जी ने भारत में केयर इकोनॉमी, देखभाल अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व पर जोर दिया है। केयर इकोनॉमी आपके जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में आपको सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 में मैंने कहा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक डायरेक्ट पूछे भी ना, लेकिन इसके जो विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं, विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं, विभिन्न डेटा हैं, उसको आप नोट्स में शामिल करोगे और कहीं ना कहीं आंसर में तो यूज होगा ही। तो जरा देखें केयर इकोनॉमी क्या है। केयर इकोनॉमी बेसिकली देखभाल से संबंधित इकोनॉमी है, जिसमें कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई रोगी है, उसका देखभाल करने के लिए जो पैसा प्राप्त होता है, या लोग जो देखभाल करते हैं जिससे वो जो उससे अर्थव्यवस्था में गतिविधि मिलती है, उसको केयर इकोनॉमी कहते हैं। तो केयर इकोनॉमी में सभी आवश्यक गतिविधियां शामिल है जो लोगों के देखभाल और दैनिक जीवन को बनाए रखने में संपन्न की जाती है। देखभाल में बच्चों का देखभाल, बुजुर्गों का देखभाल, और घरेलू कार्य भी आता है। आपके यहाँ जो मेड आती है
वो भी केयर इकोनॉमी का पार्ट है। आपके यहाँ जो कुक आता है वो भी केयर इकोनॉमी का पार्ट है। जो नर्सेज हैं केयर इकोनॉमी का पार्ट है। जो बच्चों का देखभाल करने वाला क्रेश है, जो आंगनवाड़ी है, सब केयर इकोनॉमी का पार्ट है। तो इसमें केयर इकोनॉमी में भी दो तरह के इसमें इसके पार्ट हैं। एक तो जहां पे भुगतान किया जाता है, भुगतान आधारित, जैसे घरेलू कामगार को, मेड को, कुक को आप भुगतान करते हैं, नर्स को भुगतान करते हैं। एक दूसरा है बिना भुगतान वाला, जहां पे भुगतान नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। जैसे आपका घर का काम आपकी घर की महिलाएं करती हैं, माताएं करती हैं, पत्नियां करती हैं, बहुएं करती हैं, बहन करती है, और लगभग काम घर का वही करती हैं। वो भी केयर इकोनॉमी का पार्ट है। जैसे घर का खाना बनाना, सफाई, बच्चों का देखभाल, तो उसमें तो भाई महिलाओं को कोई भुगतान नहीं मिलता है, लेकिन भुगतान वाला भी पक्ष है, वो भी आपने देख लिया। तो इसमें मेन मुद्दा यही है। एक तो मुद्दा है कि भाई ये बिना भुगतान वाले को भुगतान मिले, है ना, उनका हक मिले। दूसरा, जहां भुगतान हो भी रहा है वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत पोटेंशियल है इसमें। बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है, खासकर महिलाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिल सकता है। तो बिना केयर इकोनॉमी का जो बड़ा हिस्सा है वो बिना भुगतान वाला है, इसीलिए जीडीपी में इसको काउंट नहीं किया जाता है। जीडीपी में उसकी काउंटिंग नहीं होती है। आईएलओ का आंकड़ा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा। ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में लिखना ही है। इसमें वैश्विक स्तर पर 76% जो बिना भुगतान वाला जो देखभाल है वो महिलाएं करती हैं। लगभग मान लीजिए 75%, पुरुष 25% ही करते हैं। तो ये डेटा इंडिया के लिए भी ट्रू है। भारत के संदर्भ में देखिएगा केयर इकोनॉमी, तो जीडीपी में अगर महिलाओं को अगर भुगतान मिले, जो बिना भुगतान पे काम करती हैं, घर की महिलाएं जो काम करती हैं केयर इकोनॉमी में, घरेलू देखभाल कार्य में, अगर उनको भुगतान मिले तो 15 जीडीपी का 15 से 17% वो अमाउंट आ जाएगा। 15 से 17%। सोचिए, भारत का अगर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी आप मान के चलते हैं, तो उसका 15% भी अगर मान के चलते हैं तो 15 चौक 60, $600 बिलियन, बहुत बड़ी बात। तो $600 बिलियन का आ जाएगा आंकड़ा। एक पेशेवर देखभाल तंत्र बनाने में भारत विश्व स्तर पर कुशल प्रतिभाओं का निर्यात कर सकता है। अब देखिए, भारत में ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। अब क्या है कि अभी खासकर क्या प्रॉब्लम, एआई आने के बाद आईटी सेक्टर में क्राइसिस आने वाला है और आ भी चुका है। बहुत सारे जगह पे फायरिंग हो रहा है, और भारत में ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, काफी लोग हैं जिनको काम चाहिए। केयर इकोनॉमी में अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ इमोशंस चाहिए। नर्सेज इमोशनल होती, मतलब इमोशन के साथ देखभाल करती हैं। घर की महिलाएं इमोशन के साथ देखभाल करती हैं। तो वहाँ आप अगर रोबोट को लगा दें तो वो सुविधा नहीं दे पाएगा। तो आज भी केयर इकोनॉमी में ह्यूमन का वर्चस्व है, और आने वाले कम से कम 20-30 साल तक तो रहेगा ही। एआई न जाने आगे किस लेवल पे जाएगा, लेकिन अभी तो 20-25 साल तो रह गए। भारत इतना बड़ा जो इसका जो मानव संसाधन है, अगर उसको प्रशिक्षित कर दे, और विकसित देशों में, जापान में, रूस में, अमेरिका में, यूरोपीय देश में ह्यूमन रिसोर्स बड़ा महंगा है। बड़े बड़े लोग, मिलियनेयर लोग, अरबपति लोग, इतना महंगा है वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कि केयर उसको अपने घर में बुजुर्गों का देखभाल करने के लिए रख नहीं पाते हैं लोग को, इतना पैसा लगता है। तो भारत एक पोटेंशियल, एक निर्यातक बन सकता है। यहाँ के लोग विदेशों में जाके केयर इकोनॉमी में शामिल होके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और भारत में वो रेमिटेंस भेज सकते हैं। भारत को, अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा, और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो उस दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है केयर इकोनॉमी। भारत के अंदर भी देखोगे तो 2050 तक जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपकी कुल आबादी का 21% हो जाएंगे, जो अभी का दुगुना हो जाएगा, 21%। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का देखभाल करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें बड़ा अच्छा ये रोल प्ले करेगा। तो केयर इकोनॉमी पे इसलिए प्रधानमंत्री जी का इतना फोकस है। दूसरी बात,
आपको जैसा मैंने बताया कि देखभाल में इन जनरल महिलाओं का रोल ज़्यादा अच्छा देखा गया है। हो सकता है कि थोड़ा स्टीरियोटाइप भी हो, इसमें प्रतिशतता भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि भाई बच्चों के देखभाल के लिए, बुजुर्गों के देखभाल के लिए लोग महिलाओं को खोजते हैं। तो इसलिए देखिएगा, नर्स शब्द बोलते ही अपने आप आपके दिमाग में महिलाएं आ जाएंगी, मतलब लगभग नर्सेज महिलाएं होती हैं। तो महिला श्रम बल भागीदारी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो अगर देश में बढ़ाना है तो केयर इकोनॉमी पे फोकस करना है। जरा देखिए, देखभाल कार्य में महिलाओं पे असमान बोझ है। जो वैश्विक स्तर पे 75% जो काम है महिलाएं कर रही हैं देखभाल में, अवैतनिक देखभाल में, भारत में वो 81% हैं। तो 81% महिलाएं देखभाल का काम कर रही हैं, जिसके लिए उनको, माफ कीजिएगा, जितना जो देखभाल का काम है जिसमें पैसा नहीं मिलता है, वो काम का 81% महिलाएं कर रही हैं, है ना। उसके अलावा जिस कारण से क्या होता है कि महिलाओं में समय आधारित गरीबी होती है। इसका मतलब क्या, बड़ा शानदार टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इंग्लिश टर्म देखिए, टाइम पॉवर्टी। अब महिलाएं, कोई लड़की है 12th में है, उसको अपने दादाजी का देखभाल करना है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि उसको जो देखभाल जो कर रही है, 5 घंटा देखभाल में लगा रही है, तो उसका पढ़ाई हैम्पर हो रहा है, उसका जॉब हैम्पर हो रहा है ना। तो अगर उसको उसके बदला उसको कुछ पैसा मिले, तो वो टाइम पॉवर्टी, जो चूंकि उसका पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए कम समय मिल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं समय आधारित गरीबी, है ना। अगर इस चीज से वो बच जाए तो अपने जीवन में और अच्छा करेगी, ठीक है, या उस चीज के लिए उसको पैसा मिले तो उसका फिर आर्थिक उत्थान होगा। तो महिलाएं समय आधारित गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक है, जिससे शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में महिलाएं जो टाइम बचेगा उसमें भाग ले सकती हैं। रोजगार सृजन का क्षमता भी है। भारत की जीडीपी की 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से 11 मिलियन करोड़ नौकरियां सृजित कर सकता है, जिसमें 70% पद पे महिलाएं रहेंगी। अगर भारत अपने जीडीपी का मात्र 2% निवेश करे केयर इकोनॉमी पे, तो कम से कम 1 करोड़ से अधिक रोजगार मिलेगा, जिसमें से 70 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेगा। मामूली बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए केयर इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में केयर इकोनॉमी के लिए क्या क्या पहल है, कुछ सरकारी योजना देख लें, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। अब आंगनवाड़ी जो है उसमें बच्चों का ही देखभाल होता है, केयर इकोनॉमी का पार्ट है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा और पोषण के लिए ये सरकार ने शुरू किया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम, जिसमें पालना योजना शामिल है, जिसमें 17,000 नई क्रेश, आंगनवाड़ी सह क्रेश स्थापित किया गया है। क्रेश क्या होता है कि महिलाएं अपने बच्चों या परिवार अपने बच्चों को वहां छोड़ देता है, वो देखभाल करते हैं, और पति और पत्नी अपना बाहर नौकरी करने, चाहे मजदूरी कर रहे हो चाहे बाहर नौकरी कर रहे हो, तो क्रेच सुविधा उसी को बोलते हैं। तो ये शुरू किया है। अटल वयो अभ्युदय योजना, इसमें बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। और अभी के जो बजट में घरेलू जरूरतों और वैश्विक कमी को पूरा करने के लिए 1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ता को प्रशिक्षण करने की बात की गई है, कि 1.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि देश की इकोनॉमी में, केयर इकोनॉमी में और विदेश के केयर इकोनॉमी में भाग ले सके। तो आप बेसिकली सेवा का निर्यात कर रहे हैं एक प्रकार से। कानून देखिए, जैसे कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में जो मातृत्व अवकाश है उसको दोगुना कर दिया गया, 26 सप्ताह कर दिया गया। और ये भी बोला गया कि हर एक जो बड़े नियोक्ता हैं, जैसे इन्फोसिस कंपनी है, वहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं काम करती हैं। तो ऐसे जो कंपनियां हैं वहाँ पे क्रेच होना चाहिए, शिशु गृह होना चाहिए, महिलाएं अपने बच्चे के साथ आए काम करने, और बच्चे को, या पुरुष अगर बच्चे का देखभाल कर रहा है तो बच्चे के साथ आए और क्रेच में रख दे और अपना काम करे, और बीच बीच में जाके बच्चे को खिला ले, उसको देखभाल भी कर ले। सेवा, इसे अनौपचारिक क्षेत्र में बाल देखभाल सहकार समितियां स्थापित की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट इनोवेटिव है मोबाइल क्रेच। इसमें जो मजदूर हैं, जो निर्माण स्तर पे काम करते हैं, महिलाएं बड़े स्तर पे काम करती हैं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, तो वहाँ पे मोबाइल क्रेच का डे केयर केंद्र शुरू करने का प्रावधान किया गया है, ताकि वो बच्चियां, आप देखेंगे कि महिलाएं अपने पीठ पे गमछे में बांध के ऊपर से
ईंट उठाती हैं, सीमेंट उठाती हैं, बड़ा डेंजरस है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बच्चों को भी महिलाएं लेके जाती हैं, मजबूरी है उनकी। तो वहाँ पे मोबाइल जो डे केयर, जो आसपास के क्षेत्र में ऐसा मतलब कोई बस है उसमें आप डे केयर शुरू कर दिए हैं और महिलाएं वहाँ बच्चे ला के रख दें, और वो बच्चे हर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके महिलाएं फिर बच्चों को वापस कर दिया जाएगा। तो मोबाइल डे केयर का भी सुविधा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अब हम लोग संक्षिप्तियों पे आएंगे, छोटे जो न्यूज हैं उस पे आएंगे, जिसमें पहला न्यूज है क्रिम्बली प्रोसेस। क्रिम्बली प्रोसेस, याद रखिए क्रिम्बली वर्ड ही हीरा से जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ हीरा से संबंधित होगा, डायमंड से संबंधित होगा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्रिम्बली प्रोसेस किससे संबंधित है। तो 2003 में क्रिम्बली प्रोसेस प्रमाणन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग है और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी इसमें शामिल होता है। इसका उद्देश्य क्या था? जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड हैं उसके व्यापार को रोकना। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, इसका मतलब क्या है कि बहुत जगह जो हीरे का खनन होता है, खासकर अफ्रीका में, वहाँ पे जो विद्रोही गुट हैं वो खनन कराते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं सरकार को अस्थिर करने में उपयोग करते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड से तात्पर्य उन कच्चे हीरों से है जिनका उपयोग विद्रोही समूहों द्वारा वैध सरकारों को कमजोर करने वाले संघर्षों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। हॉलीवुड की एक मूवी बनी है ब्लड डायमंड, जरूर देखिएगा, बड़ा गजब का मूवी है। तो ब्लड डायमंड में इसी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड की बात की गई है। कार्यप्रणाली और वैश्विक विस्तार, इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे हीरों की खेप के साथ छेड़छाड़ रोधी क्रिम्बली प्रोसेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगर आपको व्यापार करना है तो आपको ये प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, ताकि ये पता चल जाएगा कि भाई कोई हीरा कॉन्फ्लिक्ट डायमंड तो नहीं है। और इसमें 60 से अधिक देश हैं और वैश्विक स्तर पर जितना हीरा का व्यापार होता है उसमें 99% डायमंड को ये प्रमाण वो पत्र प्राप्त होता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी सफल रहा है काफ़ी मायनों में, क्योंकि 99% डायमंड को ये नियंत्रित करता है। अगला टॉपिक है कोयला गैसीकरण। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से मेंस में कहीं नहीं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का एक विशेषज्ञ पैनल है, उसने जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन परियोजनाओं के लिए न्यूनतम संचालन गहराई की सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया है। क्या है कि अभी रूल क्या है कि जो आपको गैस का कोयला का गैसिफिकेशन करना है तो उसमें कम से कम जो गहराई 300 मीटर की न्यूनतम गहराई होनी चाहिए, मतलब जमीन से 300 मीटर नीचे ही गैसिफिकेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। 300 मीटर के नीचे जितना जाना है चाहिए। अब क्या होता है कि इतने कठोर मानक है जिससे गैसिफिकेशन उतना गहराई में करना बड़ा आर्थिक रूप से बड़ा महंगा हो जाता है। तो एक डिमांड था कि इसको थोड़ा घटाया जाए, 300 मीटर को थोड़ा ऊपर करके 200 मीटर 150 मीटर किया जाए, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने शोध एवं विकास पायलट परियोजनाओं के लिए 300 मीटर की न्यूनतम गहराई को हटाने का बोला था कि भाई हटाया जाए, है ना, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय कुछ रिस्क को देखते हुए इससे इनकार कर दिया। जितना गहराई में होगा पर्यावरण के लिए उतना सुरक्षित रहेगा। अब ये सब आपको 300 मीटर ये सब प्रीलिम्स में नहीं पूछने वाला, पूछने वाला है कि कोयला गैसिफिकेशन क्या होता है, कौन सा गैस होता है, उस सीन गैस को बोलते हैं सीन गैस, उसमें कौन कौन से गैस घटक गैस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ठोस कोयले को सीधे दहन के बजाय, सीधे जलाने के बजाय तापमान, दाब और भाप ये सब या ऑक्सीजन की सहायता से सिंथेटिक गैस सीन गैस में बदला जाता है। वो जमीन के नीचे ही अत्यधिक तापमान या फिर भाप या फिर प्रेशर के माध्यम से सीन गैस में इसको बदला जाता है। सीन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड 3 गैस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि
एलपीजी में कौन कौन से गैस, घटक गैस, ये इन्वायरमेंट का सवाल हो जाता है, इन्वायरमेंट में पूछा जाता है। सीन गैस में कौन सा होता है, नेचुरल गैस में कौन कौन सा होता है, मीथेन होता है और क्या क्या होता है ना। यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। कोयला के जो पारंपरिक दहन में बहुत ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और सबसे बुरी बात है कि सल्फर का उत्सर्जन बड़े स्तर पे होता है, तो उसकी तुलना में ये अच्छा है। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का टारगेट बनाया है, 100 मिलियन टन। उसके बाद आगे अगला टॉपिक है हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के रुझान 2025। सिपरी एक संस्था है जो एक स्वायत्त संस्था है। वो हर साल हथियारों का जो खरीद बिक्री पे रिपोर्ट निकालता है, किस देश का कितना बजट है, कितना हथियार खरीदा जा रहा है। तो ये बजट मतलब डिफेंस बजट। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ये हर साल ये रुझान जारी करता है। इसमें भारत को दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बताया गया है। 2021 से 25 के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर मुख्य हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। पहला स्थान पे यूक्रेन है। कभी सऊदी अरब हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन में वॉर चल रहा है। दुनिया में जितना हथियार का आयात होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 8.2% है। एक और रुझान बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत द्वारा कुल हथियार आयात 4% से कम ही हुआ है, क्योंकि भारत अब हथियार के निर्माण में, रिसर्च में काफ़ी काम कर रहा है, तो बहुत सारे हथियार अब भारत में बन रहे हैं, तो 4% की कमी हुई है। भारत को हथियार देने में आज भी शीर्ष स्थान पे रूस का स्थान है जो 40% है जिसका योगदान, फिर फ्रांस 29%, फिर इजराइल 15%। रुझान में यह भी देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत रूस पर निर्भरता कम कर रहा है और पश्चिमी देशों की तरफ थोड़ा रुख मोड़ रहा है, जिसमें फ्रांस है, इजराइल है, अमेरिका है, इन सब देशों पे थोड़ा निर्भरता बढ़ा रहा है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो हथियार के आयात निर्यात, खासकर हथियार के हस्तांतरण रुझान पूछ सकता है कि कौन सी संस्था जारी करती है ये रिपोर्ट। सिपरी नाम है उसका। लामितीय अभ्यास प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे जाते हैं बहुत बार कि कौन से अभ्यास किस देश के साथ होता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल लामितीय अभ्यास में भाग लेने के लिए किस देश के साथ हो रहा है? सेशेल्स के साथ हो रहा है। आपको हिंद महासागर में जो आप मेडागास्कर द्वीप देखते हैं उसके पूरब में मॉरिशस है, उसके ऊपर में सेशेल्स द्वीप है। तो उस सेशेल्स द्वीप के साथ देश के साथ भारत ये युद्धाभ्यास करता है। पहला बार है। अच्छा, ये प्रत्येक 2 वर्षों में ये अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है। पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं इस अभ्यास में भाग ले रही हैं। उसके बाद का टॉपिक है सफेद फास्फोरस। ह्यूमन राइट वॉच ने ये ऑब्जर्व किया है कि लेबनान में इजराइल द्वारा सफेद फास्फोरस का उपयोग किया गया है। यह एक प्रकार का रासायनिक हथियार है। रासायनिक हथियार युद्ध में यूज नहीं करना, इस संबंध में काफ़ी कन्वेंशंस हैं, लेकिन देखा गया है कि लेबनान में सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस का यूज किया गया। ये वाइट फास्फोरस ट्रांसलूसेंट, पारभासी होते हैं। पीले सफ़ेद रंग का मोम जैसा ठोस पदार्थ है, अंधेरे में चमकता है और हवा के संपर्क में आते ही तुरंत जलने लगता है। इसका मुख्य खतरा है कि मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा विषाक्त है। अगर त्वचा और गहरे ऊतकों में गंभीर जलन पैदा करता है और अगर सांस के जरिए अंदर चला गया तो विभिन्न अंग को बहुत हानि पहुंचाता है। ये स्मोक स्क्रीन, धुएं का पर्दा बनाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। रोशनी पैदा करने के लिए भी उपयोग होता है। ये स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत इसका उपयोग वर्जित है। लेकिन देखा गया कि इजराइल ने सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग लेबनान में किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ किया है। अब देखो, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, ये सब जो यूज होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है कि आप सिविलियन को टारगेट कर रहे हो, तो ये मेन दिक्कत है। आप सेना को नहीं, सिविलियन, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित सिविलियंस होते हैं,
आम लोग, आम नागरिक होते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक। ये एनएचएआई ने इसरो के एनआरएससी के सहयोग से पहली बार पर राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक जारी किया है। ये सूचकांक क्या करती है कि जो हाईवेज हैं वो कितना हरित हैं, कितने पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए हैं, तो उसको ये सैटेलाइट के माध्यम से जांचती है। जुलाई दिसंबर 24 के बीच में 24 राज्यों में लगभग 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को इसमें शामिल किया गया है। यह हर साल हरित आवरण में सुधार पे नज़र रखता है। उपग्रह आधारित कार्य प्रणाली, इसमें इन उपग्रहों का उपयोग करके हाई रिजोल्यूशन सेंसर्स के माध्यम से वो देखा जाता है कि कितने क्षेत्रों में हाईवे के किनारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और कितने हैं, तो इन सब का जांच करता है। प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब लास्ट टॉपिक सुर्खियों में मलावी देश रहा है, वहाँ सूखा पड़ा है, भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल वहाँ भेजा है। ये देखिए, अगर ये माफ कीजिएगा मुझे, ये अफ्रीका है, इंडिया ऐसा लग रहा है लेकिन नीचे ऐसा ही है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका आपको मिलेगा, यहाँ मोजाम्बिक देश है, इस तरफ आपका जाम्बिया देश है और इस तरफ तंजानिया देश है। वो बीच में मलावी आपको देश देखने को मिलेगा, मलावी। तो और ये स्थल, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है मलावी। तो इन जनरल बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, पूछने के बहुत कम चांस है, लेकिन आपको पूर्वी तट पे कौन कौन से देश हैं, क्योंकि आईआर में एक संस्था है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, उसमें नाइजीरिया से लेकर नीचे साउथ अफ्रीका तक सारे तटीय देश, माफ़ कीजिएगा सोमालिया से लेके साउथ अफ्रीका तक सारे तटीय देश है, जिसमें मोजाम्बिक भी है ना, उसके ऊपर नाइजीरिया भी है। तो मलावी एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड देश है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली से इसमें शामिल है, यहाँ पे इस क्षेत्र से जाता है, झील है मलावी। ये सब वैसे आपसे पूछेगा नहीं, बहुत ज़्यादा फाइन डिटेलिंग है। प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से मलावी देश कहाँ पे है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके सारे टॉपिक समाप्त होते हैं। आपको कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर, और प्रीलिम्स नज़दीक आ चुका है, जम के रिवीजन कीजिए जो भी बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ मैंने बोला है कि आपके नोट्स में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, आपको वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता है। थैंक यू।